आइए शुरुआत करते हैं यूपी टेट जो है टीचर भर्ती और सुपर टेट के लिए जो है महत्वपूर्ण जो है पर्यावरण श्रृंखला की, जिसमें जो है पिछले 10 वर्षों के, जी हाँ, पिछले 10 वर्षों के प्रश्नों का संग्रह आपको मिलने वाला है और एक भी पार्ट आप मिस मत करिएगा। पहला पार्ट है जो है पर्यावरण के कैसे परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। शुरुआत करते हैं सहजीविता से, जी हाँ, सिम्बायोसिस से, और समझते हैं पहला प्रश्न। निम्न में से सहजीविता सिम्बायोसिस का उदाहरण है? लाइकेन, अमरबेल, ऑर्किड या कवक। सिम्बायोसिस किसे कहा जाता है? और सिम्बायोसिस का उदाहरण है, जी हाँ, लाइकेन। होता क्या है, ध्यान रखना है, सिम्बायोसिस जब दोनों सहयोगी समान रूप से लाभान्वित होते हैं, जी हाँ, जब दोनों सहयोगी समान रूप से लाभान्वित होते हैं उसे ही सहजीविता कहा जाता है, सिम्बायोसिस कहा जाता है। जैसे लाइकेन, जी हाँ, लाइकेन पर कवक और शैवाल, लाइकेन पर जो है आपको जो चित्र में दिखाई दे रहा है वो लाइकेन है। लाइकेन पर कवक और शैवाल जो है पाए जाते हैं और दोनों जो है समान रूप से लाभान्वित होते हैं, तो इसी लाइकेन को सहजीविता कहा जाता है। जी हाँ, सहजीविता कहा जाता है। अगला प्रश्न जो है पढ़ते हैं। निम्न में से कौन से पौधे सहजीवी पौधे कहलाते हैं? सहजीवी पौधे कहलाते हैं। जी हाँ, सहजीविता के बारे में हमने अभी पढ़ा है। जहाँ दोनों सहयोगी समान रूप से लाभान्वित होते हैं वही जो है सहजीविता कहा जाता है। तो सहजीवी पौधे कहलाते हैं कीटभक्षी पौधे, दलहनी पौधे, जलीय पौधे और दलदली पौधे। देखिए, यदि आपने जो है अच्छी महत्वपूर्ण जो है प्रश्नों का संग्रह अपना तैयार किया है तो इस बार जो है आपका जो है एग्जाम आसानी से क्लियर होगा। और देखिए, पढ़ते हैं सहजीवी पौधे। जी हाँ, सहजीवी पौधे कहलाते हैं कीटभक्षी पौधे, दलहनी पौधे, जलीय पौधे या दलदली पौधे। तो राइट आंसर है दलहनी पौधे। जी हाँ, दलहनी पौधों को सहजीवी पौधे भी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, आइए इसका भी जो है विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। ध्यान रखिए, सभी जानते हैं कि जो है दलहनी जो पौधे होते हैं उसमें राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। दलहनी पौधों में, जी हाँ, जो दलहनी पौधे होते हैं उसमें राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है जो वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है। वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है। और ये जीवाणु, ध्यान रखिए, जीवाणु भी लाभान्वित होता है और जो ये पौधा होता है दलहनी पौधा वो भी इस क्रिया में लाभान्वित होता है। दोनों को परस्पर लाभ पहुंचता है, इसलिए दलहनी पौधा, ध्यान रखिए, सहजीवी पौधा कहलाता है। सहजीवी पौधा कहलाता है। और ये भी प्रश्न पूछ जाता है कि दालों में उपस्थित जो है राइजोबियम जीवाणु, ध्यान रखिए, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है, नाइट्रेट में बदलता है। आइए चलिए जो है अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पौधा सहभोजिता कॉमन सेलिज्म का उदाहरण है? जी हाँ, सहभोजिता किसे कहा जाता है? कॉमन सेलिज्म किसे कहा जाता है? ड्रोसेरा, दलहनी पौधा, कुकुरमुता या ऑर्किड। ध्यान रखिए, सहभोजिता वह होता है जहां एक को जो है लाभ होता है और दूसरे को ना लाभ ना ही हानि होती है, उसे ही सहभोजिता या कहें तो कॉमन सेलिज्म कहा जाता है। तो जहां एक को लाभ हो, दूसरे को जो है कोई लाभ या हानि ना हो, तो ध्यान रखिए ऐसा उदाहरण है ऑर्किड। जी हाँ, ऑर्किड आप देख रहे हो, एक जो है वृक्ष पर जो है ऑर्किड जो है पनपा हुआ है, ऑर्किड का पौधा पनपा हुआ है, मगर दूसरे को ना लाभ हुआ ना हानि हुई, केवल ऑर्किड को फायदा हुआ। ऑर्किड यहाँ जो है सहारा लिए हुए है, इसलिए सहभोजिता का महत्वपूर्ण उदाहरण है ऑर्किड। आइए जो है अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा उदाहरण, जी हाँ, निम्न में से कौन सा उदाहरण मर्तोपजीवी को दर्शाता है? मर्तोपजीवी क्या होता है? जहाँ सड़े गले पदार्थों पर, जी हाँ, जहाँ सड़े गले पदार्थों पर कोई आश्रय लेता है उसे ही मर्तोपजीवी कहा जाता है। तो बताइए, मर्तोपजीवी को दर्शाता है मशरूम है, मोनोट्रोपा है, यीस्ट है या ये सभी हैं? जी हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। मर्तोपजीवी को दर्शाता है। इस प्रकार ही अब की बार जो है टेट में इस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जाने वाले हैं, क्योंकि ये प्रश्न पहले भी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, पिछले 10 वर्षों का जो भी परीक्षाओं में इस प्रकार प्रश्न पूछे गए हैं तो वे सारे आपके पास हैं। यदि आप परीक्षा में बैठे हो तो आप बताइए क्या आंसर आप लगाए होंगे कि मर्तोपजीवी को दर्शाता है। जी हाँ, ये सभी मशरूम जिसे कुकुरमुत्ता कहा जाता है,
मोनोट्रोपा और यीस्ट, ये तीनों ही मर्तोपजीवी के उदाहरण हैं। आइए जो है थोड़ा सा और जो है ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। देखिए मर्तोपजीवी के यदि बारे में पढ़ना है तो ध्यान रखिए, जैसे फफूंद जैसे ब्रेड पर फफूंद है, मशरूम है, और मोनोट्रोपा, जी हाँ मोनोट्रोपा का पौधा। इस प्रकार के प्रश्न को कहीं नोट करके रखिएगा, क्योंकि परीक्षा में काम आने वाले प्रश्न है। मोनोट्रोपा का पौधा भी सड़े गले पदार्थों पर या वनस्पति पर उगता है, तो ये भी मर्तोपजीवी का उदाहरण है। जी हाँ, मर्तोपजीवी का उदाहरण है मोनोट्रोपा का पौधा। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि ये ही जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको अब की बार जो है परीक्षा में कामयाब कराएंगे। निम्न में से पूर्ण परजीवी का उदाहरण है। जी हाँ, पिछली परीक्षा में पूछा गया था एक टीचर भर्ती में कि पूर्ण परजीवी का उदाहरण बताइए। चंदन, अमरबेल, लाइकेन या जीवाणु। अब परजीवी क्या होता है, पहले इसको भी ध्यान रखिए। यह एक ऋणात्मक जो है पारिस्थितिक क्रिया को दर्शाता है, परजीविता, जिसमें एक को लाभ होता है और दूसरे को हानि होती है, तो वो जो है परजीविता को दर्शाता है। पूर्ण परजीवी का उदाहरण बताइए। बड़ा अच्छा प्रश्न है, तो ध्यान रखिए अमरबेल, जी हाँ अमरबेल पूर्ण परजीवी का उदाहरण है, जबकि चंदन का वृक्ष, जी हाँ चंदन का वृक्ष आंशिक परजीवी का उदाहरण है। ये भी आप कहीं नोट कर सकते हो, चंदन का वृक्ष आंशिक परजीवी का उदाहरण है और अमरबेल पूर्ण परजीवी का उदाहरण है। चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये जैसे आपका अमरबेल है, जिसको कसकुटा भी कहा जाता है। जी हाँ, अमरबेल आपने जो है ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत जगह दिखाई दी होगी। अमरबेल जिसको कसकुटा भी कहा जाता है, और जिस पौधे पे पनपती है उसको कुछ ना कुछ हानि होती है, मगर देखिए खनिज पदार्थों में कुछ हानि हुई, जल में कुछ हानि हुई, मगर अमरबेल को जो है कुछ ना कुछ लाभ होता है, इसलिए पूर्ण परजीविता को दर्शाती है अमरबेल, जिसे कसकुटा भी कहा जाता है। और अगला प्रश्न देखिए कितना अच्छा प्रश्न है कि निम्न में से कीटभक्षी पौधा। जी हाँ, पहले ही ध्यान रखिए कि जहां भी कीटभक्षी शब्द आएगा, कीटभक्षी पौधे को पीचर प्लांट भी कहा जाता है। कीटभक्षी पौधे को पीचर प्लांट भी कहा जाता है। तो कीटभक्षी पौधा बताइए, ड्रोसेरा, यूट्रिकुलेरिया, नेप्थेंस, यह सभी। तो बड़ा अच्छा प्रश्न है पीचर प्लांट। जी हाँ, पीचर प्लांट कीटभक्षी पौधे जो भारत में मेघालय राज्य में, जी हाँ मेघालय राज्य पूर्व में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और पिछली बार परीक्षा में पूछा गया था कि मेघालय की किन पहाड़ियों में, जी हाँ गारो खासी पहाड़ियों, गारो और खासी व जयंतिया की पहाड़ियों में ये अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जी हाँ, ये सभी जो है ड्रोसेरा, यूट्रिकुलेरिया और नेप्थेंस कीटभक्षी पौधे हैं। जी हाँ, कीटभक्षी पौधे हैं। देखिए और भी जो है कीटभक्षी पौधों को आप थोड़ा सा पढ़ सकते हो, जैसे विनस फ्लाई ट्रैप। जी हाँ, विनस फ्लाई ट्रैप भी एक कीटभक्षी पौधा है। और ड्रोसेरा आपने अभी पढ़ा, यूट्रिकुलेरिया, ये भी जो है कीटभक्षी पौधे हैं, मेघालय राज्य में सर्वाधिक पाए जाते हैं। और एक पॉइंट आपने और ध्यान रखना है, कीटों का भक्षण क्यों करते हैं आखिरकार पौधे। तो यदि आपसे ये प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया जाए कि कीटभक्षी पौधे किस मिट्टी में उगते हैं, ध्यान रखिए जिस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है। जी हाँ, बड़ा अच्छा प्रश्न है। जिस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है उसी मिट्टी में कीटभक्षी पौधे, जी हाँ जो कीटों को खाते हैं, कीटों से जो है नाइट्रोजन की प्राप्ति कर लेते हैं। तो ध्यान रखिए गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियों में, मेघालय में या पूर्वी राज्यों में ये कीटभक्षी पौधे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जी हाँ, नाइट्रोजन की कमी होती है, बहुत अच्छा प्रश्न है। जिस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है वहां अधिक मात्रा में कीटभक्षी पौधे पाए जाते हैं। चलिए जो है अगला प्रश्न समझते हैं। देखिए प्रश्न के साथ साथ बहुत नॉलेज आपको मिलने वाली है, बस आप धैर्यपूर्वक जो है लगातार जो है देखिए प्रश्न कैसे कैसे जो है परीक्षा में पूछे गए हैं। जिन पौधों के, ध्यान रखना ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कम से कम 2 से 3 बार जो है टीचर भर्ती में जो है विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है। कोई भी टीचर भर्ती हो, आपकी राजस्थान की हो, मध्य प्रदेश की हो, यूपी की भर्ती हो या सीटेट का एग्जाम है, ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत अधिक परीक्षाओं में पूछा गया है। जिन पौधों के द्वारा एलर्जिक रसायनों का स्राव होता है जिससे दूसरे पौधे की वृद्धि रुक जाती है, यह प्रभाव कहलाता है। एलर्जिकेशन, एमेसेलिज्म,
एलिलोपैथी या इनमें से कोई नहीं। जिन पौधों के द्वारा किसी दूसरे पौधे की वृद्धि रुक जाती है एलर्जिक रसायनों के द्वारा, तो यह प्रभाव कहलाता है, जी हाँ, एलिलोपैथी कहलाता है। एलिलोपैथी कहलाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। एलिलोपैथी क्या है? ध्यान रखिए, नाम ही पर्यावरण है, मगर पर्यावरण में ध्यान रखिए जीव विज्ञान, पर्यावरण में जो महत्वपूर्ण जो है रोल अदा करते हैं आपका जीव विज्ञान और भूगोल। जिसका जीव विज्ञान और भूगोल अच्छा होगा, ठीक है, वो आपका यूपी टेट और सुपर टेट की परीक्षा में आपका अवश्य ही कामयाब होगा। तो पर्यावरण केवल नाम मात्र का पर्यावरण है, मगर जो है अधिकतर जो है प्रश्न जो है जीव विज्ञान और भूगोल से परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये प्रश्न भी कई परीक्षाओं में पूछा गया है। एलिलोपैथी क्या है, अच्छी तरीके से आप पढ़ लीजिएगा। और देखिए जो है इस जो है मैप के द्वारा भी, चित्र के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। मान लिया ये कोई आपका पौधा है, ठीक है, और दूसरे पौधे में, ठीक है, दूसरे पौधे में कुछ एलर्जिक स्राव के कारण उसकी वृद्धि यदि रुक जाती है। आपने देखा भी होगा, यदि कहीं दो पौधे हैं जो है अलग अलग प्रजाति के हैं, एक पौधे की वृद्धि हो जाती है मगर दूसरे पौधे की वृद्धि रुक जाती है, जी हाँ, वही क्रिया एलिलोपैथी कहलाती है, जो दूसरे पौधों की वृद्धि को रोकती है किसी जीव रासायनिक क्रिया से, वो एलिलोपैथी कहलाती है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। अगला जो है पॉइंट समझते हैं। निम्न में से कीस्टोन प्रजाति का उदाहरण है। कीस्टोन प्रजाति क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। शेर है, लोमड़ी है, हिरण है, हाथी है। कीस्टोन प्रजाति का उदाहरण बताइए। तो ध्यान रखिए, कीस्टोन प्रजाति निम्न में से शेर को कहा जाता है। कीस्टोन प्रजाति। अब क्या है कीस्टोन प्रजाति? थोड़ा सा आइए जानते हैं कि कीस्टोन प्रजाति आखिरकार शेर को क्यों कहा जाता है। और एक बार इसकी यदि परिभाषा पढ़ें तो परिभाषा भी आप समझ सकते हैं। वह प्रजाति जिसके समुदाय का प्रभाव पारिस्थितिकी पर पड़ता है कीस्टोन प्रजाति कहलाती है। देखिए, पारिस्थितिकी में जो भी आपकी पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें किसी जीव या किसी प्रजाति की संख्या चाहे कम हो, देखिए डेफिनेशन आपको किताबों में जो है इतनी जो है अच्छी तरीके से नहीं समझाई जाएगी। केवल फोकस करिएगा, जिस जो है प्रजाति की संख्या चाहे कम हो मगर उसका पारिस्थितिकी पर प्रभाव हो, अन्य जीवों की सुरक्षा पर प्रभाव डालता हो। जैसे मान लिया कोई जंगल है, उसमें शेर आपका रहता है, ठीक है, उस शेर के डर से उस जंगल में शिकारी शिकार करने के लिए नहीं जाता है। देखिए समझिए बहुत अच्छी तरीके से कि उस जंगल में शेर रहता है, किसी शिकारी ने पता है, तो वहां शिकार करने के लिए शिकारी नहीं जाता है। तो उसकी वजह से जो है अन्य प्रजातियों को भी सुरक्षा मिल जाती है। जैसे हिरण को सुरक्षा मिल गई, खरगोश को सुरक्षा मिल गई। किस कारण सुरक्षा मिली? क्योंकि शिकारी को डर था, क्योंकि जंगल में कौन है? शेर है। तो ध्यान रखिए, शेरों की संख्या चाहे कम हो मगर पारिस्थितिकी तंत्र को जो है सुचारू रूप से चलाने के लिए शेर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अन्य प्रजातियां लगातार पनप रही है, इसीलिए जो है कीस्टोन प्रजाति शेर को कहा जाता है। जैसे उदबिलाव, इस चित्र में आप देख सकते हो, ये आपका उदबिलाव है और उदबिलाव के द्वारा जो है पानी में कुछ प्राकृतिक पुल बनाए गए हैं। प्राकृतिक पुल, ये आपका उदबिलाव है और पानी में कुछ प्राकृतिक जो है पुल बनाए गए हैं जिस पर बत्तख भी तैर रही है और जो है दूसरे पशु वो भी जो है तैर रहे हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उदबिलाव के द्वारा बनाए गए प्राकृतिक पुल का फायदा दूसरे जो है जीव जंतु उठा रहे हैं। तो उदबिलाव यहाँ पर कीस्टोन प्रजाति है। उदबिलाव यहाँ पर क्या है? कीस्टोन प्रजाति है। जैसे शार्क मछली, जी हाँ, शार्क मछली भी कीस्टोन प्रजाति कहलाती है। भेड़िया भी कीस्टोन प्रजाति कहलाता है। शेर भी कीस्टोन प्रजाति कहलाता है। और आइए जो है अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अम्ब्रेला प्रजाति, जी हाँ, पिछली बार पूछा गया था प्रश्न की अम्ब्रेला प्रजाति का उदाहरण है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जो है मान्यता प्राप्त नहीं है मगर फिर भी परीक्षा में पूछा जाता है। अम्ब्रेला प्रजाति बताइए। तो ध्यान रखिए, बाघ को अम्ब्रेला प्रजाति कहा जाता है। जी हाँ, बड़ा अच्छा प्रश्न है कि बाघ एक क्या है? अम्ब्रेला प्रजाति है। अम्ब्रेला प्रजाति की भी परिभाषा कुछ ना कुछ जो है आपका कीस्टोन प्रजाति की तरह ही है। ध्यान रखिए,
जो प्रजाति जो है दूसरे को संरक्षण देती है, जी हाँ, दूसरों को, दूसरे जीव जंतु को संरक्षण देती है, वो भी जो है अम्ब्रेला प्रजाति कहलाती है। अम्ब्रेला प्रजाति कहलाती है। कैसे कहलाती है? जैसे भारत में टाइगर प्रोजेक्ट चला, ध्यान रखिए, जैसे भारत में चलता है टाइगर प्रोजेक्ट, बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसे भारत में टाइगर प्रोजेक्ट चलता है 1973 में, 1973 में हमने टाइगर को बचाना था, हमने टाइगर बाघ को बचाना था, टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया था। मगर टाइगर प्रोजेक्ट जो है चलाया गया था, मगर उस जो है प्रोजेक्ट के तहत अन्य प्रजातियों का भी रखरखाव किया गया था। तो ध्यान रखिए, इसलिए अम्ब्रेला प्रजाति जो है बाघ को कहा जाता है, अम्ब्रेला प्रजाति बाघ को कहा जाता है। देख कितना अच्छा प्रश्न है कि फाउंडेशन प्रजाति का उदाहरण है। जी हाँ, फाउंडेशन प्रजाति किसे कहा जाता है? यदि आप सारी प्रजाति को पढ़ लेते हो अच्छी तरीके से तो देखिए कितने अच्छा जो है एग्जाम आपका जाने वाला है। फाउंडेशन प्रजाति का उदाहरण है कोरल रीफ, मछली, शेर या चीता। तो ध्यान रखिए, कोरल रीफ जिसे मूंगा चट्टान भी कहा जाता है, जी हाँ, जिसे मूंगा चट्टान भी कहा जाता है, मूंगा चट्टान कहा जाता है, वह फाउंडेशन प्रजाति का उदाहरण है। अब कैसे उसको समझते हैं? ये आपका जो है प्रवाल भित्ति है। जी हाँ, ये आपका प्रवाल भित्ति है जिससे कोरल रीफ कहा जाता है, मूंगा चट्टान कहा जाता है। ध्यान रखिए, पानी में होता है प्रवाल भित्ति, पानी में होता है प्रवाल भित्ति, ठीक है। एक कड़ी चट्टान होती है कैल्शियम कार्बोनेट की, ठीक है। एक जीव का नाम होता है जिसकी ऊपरी परत जो है कैल्शियम कार्बोनेट की तरह होती है, और इसी मूंगा चट्टान पर, इसी कोरल रीफ पर अन्य जीव जंतु भी शरण लेते हैं, अन्य जीव जंतु भी शरण लेते हैं। तो ध्यान रखिए, विश्व में सबसे बड़ी जो है प्रवाल भित्ति या कोरल रीफ या मूंगा चट्टान वो ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जानी जाती है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। जी हाँ, कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। अन्य जो है जीव जंतुओं का, अन्य जो है प्रजातियों का यहाँ जो है एक शरण में लेते हैं इस प्रवाल भित्ति पर। तो प्रवाल भित्ति कोरल रीफ को ही फाउंडेशन प्रजाति कहा जाता है, क्योंकि दूसरे जीव जंतुओं को शरण ये देती है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, पौधों की रचना में सर्वाधिक योगदान किस तत्व का है? जी हाँ, बताइएगा। अच्छा प्रश्न है कि पौधों की रचना में सर्वाधिक योगदान किस तत्व का है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन या फास्फोरस। तो ध्यान रखिए, पौधों की रचना में योगदान पूछ ले, आपके जो है शरीर में योगदान पूछ ले, तो आपके शरीर में भी और पौधों में भी सर्वाधिक योगदान है आपके कार्बन का। जी हाँ, कार्बन आपके शरीर में भी और पौधों की रचना में भी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। जैसे कार्बन यदि पेड़ पौधों में पूछा जाए तो 45% कार्बन है, ऑक्सीजन को पूछा जाए 43% है, हाइड्रोजन है 6% है। तो ध्यान रखिए, कई बार परीक्षा में इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है कि जो है पौधों में कार्बन, जी हाँ, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है ये सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और मुख्य पोषक तत्वों में नाइट्रोजन 3% पाया जाता है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस प्रकार प्रश्न जो है बहुत अधिक पूछे जाते हैं परीक्षा में। अच्छे प्रश्न आपके पास होंगे तभी जो है एग्जाम आपका क्लियर होगा। तो पौधों में प्रोटीन व तेल के निर्माण के लिए, जी हाँ, देखिए 10 वर्षों में क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं आपके टीचर भर्तियों में, सब आपके सामने हैं। आप भी कम से कम प्रयास कीजिएगा कि कुछ प्रश्न आप भी सोल्व करने का प्रयास कीजिएगा। पौधों में प्रोटीन व तेल के निर्माण के लिए, जी हाँ, पौधों में प्रोटीन व तेल के निर्माण के लिए कौन सहायक है? नाइट्रोजन है, सल्फर है, पोटास है या जिंक है। तो पौधों में प्रोटीन व तेल के निर्माण में, जी हाँ, पौधों में प्रोटीन व तेल के निर्माण में सल्फर सहायक है। जी हाँ, सल्फर। अब कैसे परीक्षा तक ध्यान रखें कि तेल के निर्माण के लिए और प्रोटीन के लिए सल्फर सहायक है, एक मुख्य जो है खनिज तत्व। तो ध्यान रखिए, जैसे तेल यदि कहीं निकलवाने के लिए जाते हैं तो तेल जो है सेलर में निकलता है, सेलर, कोई सेलर है ये समझ लीजिएगा आप। और ऐसे ही जो है तेल सेलर में निकलता है, तो सेलर से आप ध्यान रखिए तेल निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? सल्फर आवश्यक है। पौधे में जो है अगला प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है कि पौधों में कोशिका, जी हाँ, पौधों में कोशिका संरचना एवं कोशिका विभाजन के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है?
देखिए कई बार प्रश्न पूछा गया है कि कोशिका संरचना के लिए और कोशिका विभाजन के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है। तो ध्यान रखिए कैल्शियम आवश्यक होता है। जी हाँ, कैल्शियम आवश्यक होता है कोशिका विभाजन के लिए और कोशिका संरचना के लिए। अगला प्रश्न पढ़ते हैं कि पौधों में शीघ्र फल पकाने के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है। जी हाँ, पोषक तत्वों से परीक्षा में जो है 1 से 2 प्रश्न अवश्य पूछा जाता है कि पौधों में शीघ्र फल पकाने के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है। तो बड़ा अच्छा प्रश्न है। पोटास है, फास्फोरस है, सल्फर है या मैग्नीशियम है। देखिए मैग्नीशियम कहाँ आवश्यक है ये आप जानते हो। मैग्नीशियम कहाँ आवश्यक है? क्लोरोफिल के लिए। मैग्नीशियम आवश्यक है किसके लिए? क्लोरोफिल के लिए। मगर ध्यान रखिए फल पकाने के लिए फास्फोरस, जी हाँ फल पकाने के लिए फास्फोरस की आवश्यकता होती है। देखिए फास्फोरस ये हो गया हिंदी में फास्फोरस, ठीक है। अब एग्जाम में यदि प्रश्न आए कि फल पकाने के लिए क्या आवश्यक है, तो फै से फल और फै से फास्फोरस, तो ये इसका आंसर होगा। जैसे तेल निकला था कहाँ? सेलर में, और तेल के लिए आवश्यक क्या था? सल्फर। देखिए यदि फल पकता है तो और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप समझ लीजिएगा। जैसे पेड़ पौधों में फल पकाने के लिए प्राकृतिक हार्मोन एथिलीन होता है, बड़ा अच्छा प्रश्न है, जबकि एसिटिलीन कृत्रिम हार्मोन होता है। देखिए क्या है, कई बार हम जो है कंफ्यूज रहते हैं कि फल पकाने के लिए जो है एथिलीन भी कहीं कहीं पढ़ लेते हैं, एसिटिलीन भी कहीं कहीं पढ़ लेते हैं। जो प्राकृतिक हार्मोन होता है फल पकाने के लिए पेड़ पौधों में, उसे एथिलीन कहा जाता है, उसे एथिलीन कहा जाता है। पोषक तत्वों को फास्फोरस कहा जाता है। और जब कृत्रिम माध्यम से, जी हाँ जब कृत्रिम माध्यम से किसी फल को पकाना हो, ठीक है, किसी जो है रसायन का इस्तेमाल करना हो, तो उस केमिकल को एसिटिलीन कहा जाता है। यदि आपसे ये प्रश्न पूछ ले परीक्षा में कि पेड़ पौधों में फल पकाने के लिए कृत्रिम विधि का नाम बताइए, तो कृत्रिम विधि का नाम एसिटिलीन। और यदि प्राकृतिक पूछे तब आंसर होगा एथिलीन। और यदि कोई आपका पोषक तत्व पूछे तब आंसर होगा जी हाँ फास्फोरस। तो देखिए कितना अच्छा जो है प्रश्नों का संग्रह आपके पास है, ठीक है। अगले जो है प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किसके द्वारा होता है? जी हाँ, अभी हमने पढ़ा था कि वायुमंडल से जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किसके द्वारा होता है? राइजोबियम जीवाणु के, नीला हरा शैवाल, यह दोनों या इनमें से कोई नहीं। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण वायुमंडल से होता है दोनों के द्वारा, जी हाँ दोनों के द्वारा, राइजोबियम जीवाणु के द्वारा भी और नीले हरे शैवाल के द्वारा भी। और आइए जो है समझते हैं, बहुत अच्छा पॉइंट जो है। देखिए धान का खेत है और जहाँ पर आपको नीला हरा शैवाल दिखाई दे रहा होगा, तो नीला हरा शैवाल भी वायुमंडल से नाइट्रोजन की प्राप्ति करता है, जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है, जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है। और यदि परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाए कि नोस्टाक और एनाबीना क्या है, जी हाँ नोस्टाक और एनाबीना क्या है, तो ध्यान रखिए दोनों ही आपका नीला हरा शैवाल है। और जीवाणु, यदि कोई आपसे पूछ ले कि उन जीवाणु का नाम बताइएगा जो वायुमंडल से नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं और नाइट्रेट में बदलते हैं, तो जी हाँ जीवाणु के नाम भी आपने दोनों पता होने चाहिए, एजैटोबैक्टर और राइजोबियम। जी हाँ, यदि आपके ऑप्शन में राइजोबियम ना दिखाई दे तो वहाँ होगा एजैटोबैक्टर। नीला हरा शैवाल भी जो है नाइट्रोजन की प्राप्ति करता है। तो कौन कौन सा नीला हरा शैवाल है? नोस्टाक है और एनाबीना है। चलिए जो है देखो महत्वपूर्ण श्रृंखला है, आप एक भी प्रश्न मिस ना करें, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छे प्रश्न जो है पिछली बार सारे प्रश्न ये परीक्षा में पूछे गए हैं। वह पोषक चक्र जो सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होता है कहलाता है कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, सल्फर चक्र या फास्फोरस चक्र। तो वह पोषक चक्र जो सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होता है, जी हाँ कहलाता है। तो ध्यान रखिए राइट आंसर है कार्बन चक्र, कार्बन चक्र कहलाता है। और कैसे कहलाता है इसको जो है अगले कई जो है वीडियो में बताया भी जाएगा, मगर पहले अगला प्रश्न को पढ़िए। पारिस्थितिकी तंत्र में अवयवों के चक्रण को कहा जाता है। जी हाँ, देखिए ये प्रश्न भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पारिस्थितिकी तंत्र में अवयवों के चक्रण को कहा जाता है भूवैज्ञानिक चक्र,
जैव भू रासायनिक चक्र, जैव रासायनिक चक्र या रासायनिक चक्र। तो पारिस्थितिक तंत्र में अवयवों के चक्रण को कहा जाता है जैव भू रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र। अब ये जैव भू रासायनिक चक्र है क्या, आइए समझते हैं इसके बारे में। जैव भू रासायनिक चक्र क्या है, ध्यान रखिए। जैव भू रासायनिक चक्र के बारे में थोड़ा समझते हैं। जैसे आपका वायुमंडल में CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसका पेड़ पौधे खाना बनाने में इस्तेमाल करते हैं, जी हाँ, और जो है O2 को रिलीज करते हैं, O2 को रिलीज करते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया, जी हाँ, सारी प्रक्रिया जैव भू रासायनिक कहलाती है, सारी प्रक्रिया जैव भू रासायनिक कहलाती है। देखिए जैसे प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है पौधों ने ग्रहण किया, ऑक्सीजन को रिलीज किया, और ये जो है मनुष्य के श्वसन क्रिया में जो है ऑक्सीजन महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। तो ये सारी जो प्रक्रिया है, जी हाँ, जो ये सारी प्रक्रिया है, इस सारी प्रक्रिया को ही जैव भू रासायनिक कहा जाता है, जैव भू रासायनिक कहा जाता है। जैसे कोई समुद्र है, समझ लीजिए जैसे कोई समुद्र है, ठीक है, और वाष्पन क्रिया के द्वारा जो है, मतलब कि बादलों के द्वारा जो है पानी जो है सूर्य की किरणों के द्वारा उठाया जाता है वाष्पीकृत क्रिया के द्वारा, बाद में जो है जल के रूप में वर्षा होती है। तो ये सारी क्रिया जैव भू रासायनिक क्रिया कहलाती है। ये परीक्षा में पूछ लेता है कि जैव भू रासायनिक क्रिया का उदाहरण बताइए, तो कोई एक चक्र आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, जैसे कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र या जल चक्र। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण योगदान अदा करता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण योगदान करता है, सल्फर, बोरान, मोलिब्डेनम या फास्फोरस। तो अच्छा प्रश्न है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण योगदान करता है, तो उसका आंसर है मोलिब्डेनम। जी हाँ, मोलिब्डेनम आपका जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण योगदान करता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, पौधों में श्वसन क्रिया के लिए, जी हाँ, श्वसन क्रिया के लिए मुख्य पोषक तत्व कौन सा है, तो पौधों में श्वसन क्रिया के लिए मुख्य पोषक तत्व आयरन होता है। जी हाँ, आयरन Fe ये पौधों में श्वसन क्रिया के लिए मुख्य पोषक तत्व होता है। जैसे जो है आपको ये भी पता होना चाहिए, जी हाँ, कि जिंक जो है, यदि परीक्षा में कोई आपसे पूछ ले कि जिंक का कार्य क्या होता है, जी हाँ, जिंक एंजाइम सक्रियता के लिए, एंजाइम सक्रियता के लिए होता है पौधों में, प्रोटीन संश्लेषण के लिए भी होता है, और ये आप ध्यान रखिए श्वसन क्रिया के लिए होता है आयरन। अगला प्रश्न है, लाइकेंस अभिव्यक्त करते हैं। जी हाँ, जो सबसे पहले प्रश्न पढ़ा था कि लाइकेंस किसको अभिव्यक्त करते हैं, सोपकारिता को, सहभागिता को, परजीविता को या विषमता को। तो ध्यान रखिए लाइकेंस जो है सोपकारिता, जी हाँ, सोपकारिता या कहे सहजीविता, सहजीविता को दर्शाते हैं, सहजीविता, जहाँ दोनों को फायदा होता है वही सहजीविता होती है। तो लाइकेंस सहजीविता को दर्शाते हैं और सोपकारिता दोनों का संबंध एक ही है, दर्शाते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, परजीविता पैरासिटिज्म उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, ऋणात्मक पारिस्थितिक क्रिया का, विरोध का, धनात्मक पारिस्थितिक क्रिया का, सहजीविता का। जी हाँ, अच्छा प्रश्न है। परजीविता में एक को लाभ होता है और दूसरे को हानि होती है। जी हाँ, तो परजीविता उदाहरण है ऋणात्मक पारिस्थितिक क्रिया का, जैसे अमरबेल पूर्ण परजीवी का उदाहरण है, चंदन आंशिक परजीवी का उदाहरण है, ठीक है, आंशिक परजीवी का उदाहरण है। देखिए परजीवी होता क्या है, पहले थोड़ा सा इसको भी समझ लीजिएगा। जैसे आपकी आंतों में भी एक परजीवी पाया जाता है, जी हाँ, आंतों में एक परजीवी पाया जाता है जिसे एंट अमीबा हिस्टोलेटिका कहा जाता है, एंट अमीबा हिस्टोलेटिका, जिससे पेचिस हो जाता है। एंट अमीबा हिस्टोलेटिका आंतों में पाए जाने वाला एक परजीवी है, हिस्टोलेटिका, जिससे पेचिस हो जाता है। तो आपको हानि हुई, मतलब ये क्रिया ऋणात्मक पारिस्थितिकी क्या है, क्रिया है। और बाह्य परजीवी यदि कोई आपसे पूछ ले कि बाह्य परजीवी कौन सा होता है, जैसे मच्छर बाह्य परजीवी होता है, जोंक भी बाह्य परजीवी होती है। तो परजीवी जो है ऋणात्मक क्रिया को दर्शाते हैं, ऋणात्मक क्रिया को, पारिस्थितिक क्रिया को दर्शाते हैं।
पारिस्थितिक तंत्र में किसका चक्रण साइकिलिंग नहीं होता है? किसका चक्रण साइकिलिंग नहीं होता है? कार्बनिक पदार्थों का, अकार्बनिक पदार्थों का, ऊर्जा का या जल का। तो पारिस्थितिक तंत्र में साइकिलिंग नहीं होता है, तो ध्यान रखिए ऊर्जा का चक्रण नहीं होता है। ऊर्जा जिस रूप में जो है होती है, ठीक है, तो उस रूप में ही जो है आगे बढ़ती जाती है, मतलब कि ऊर्जा का चक्रण नहीं होता है। ध्यान रखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं कि सौर ऊर्जा, जी हाँ, सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है तो ऑक्सीजन चक्र में, फास्फोरस चक्र में, कार्बन चक्र में या नाइट्रोजन चक्र में। तो सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण जो है भूमिका है वो है कार्बन चक्र में। कार्बन चक्र में क्यों? क्योंकि सौर ऊर्जा की सहायता से पेड़ पौधे खाना बनाते हैं, मगर उसके लिए वायुमंडल में से CO2 में ही है कार्बन लेना आवश्यक होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सूर्य की किरणों के माध्यम से CO2 से पूरी होती है, मतलब कार्बन से पूरी होती है। तो इसलिए जो है इस चक्र को कार्बन चक्र कहा जाता है। इस चक्र को कार्बन चक्र कहा जाता है। आइए जो है अगला प्रश्न पढ़ते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह क्या कहलाता है? पारिस्थितिक तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है क्लाइमैक्स। जी हाँ, क्लाइमैक्स कहलाता है, चरम अवस्था कहलाता है एक टिकाऊ जैव समूह। और आइए जो है अगला प्रश्न पढ़ते हैं। इकोटोन क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, मगर अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। इकोटोन से प्रश्न पूछाता है, इकोटोन में पाई जाने वाली जैव विविधता की परिघटना क्या कहलाती है? इकोटोन को भी पढ़ेंगे, पहले इस प्रश्न को जान लीजिएगा कि इकोटोन में पाई जाने वाली जैव विविधता की परिघटना एज इफेक्ट के नाम से जानी जाती है। एज प्रभाव, जी हाँ, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इस बार जो है कंपटीशन का लेवल थोड़ा हाई होगा, तो इस प्रकार के प्रश्न ही आपने ध्यान रखना, तैयार करने हैं। एज प्रभाव क्या है जो इकोटोन में पाया जाता है, और इकोटोन को पहले समझ लेते हैं। इकोटोन की परिभाषा क्या है, पहले परिभाषा को पढ़ते हैं कि इकोटोन वह क्षेत्र है जहां दो जैवमंडल या दो समुदायों का मिलन होता है। जी हाँ, मान लिया ये दो समुदाय हैं और इनका जो मिलन हो रहा है वो ही इकोटोन कहलाता है, वही इकोटोन कहला जाता है। जैसे मान लिया एक समुदाय, मान लिया आपका डेजर्ट है, मरुस्थल है, एक समुदाय आपका क्या है, मरुस्थल है, और एक जो है समुदाय आपका क्या है, समुद्र है। एक मरुस्थल और एक समुद्र, जहां दोनों का मिलन होगा, जहां दोनों का मिलन होगा वही क्षेत्र इकोटोन कहलाएगा, वही क्षेत्र इकोटोन कहलाएगा। और इसी क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता होगी। सर्वाधिक जैव विविधता का मतलब है यहीं पर पेड़ पौधों की सर्वाधिक प्रजातियां और यहीं पर जीव जंतुओं की सर्वाधिक प्रजातियां होगी। तो ध्यान रखिए, मगर इस प्रभाव को, जी हाँ, इस प्रभाव को एज इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। एज इफेक्ट, बहुत अच्छा प्रश्न है। एज इफेक्ट क्या है? इकोटोन में पाई जाने वाली जैव विविधता की परिघटना एज इफेक्ट कहलाती है। एक बार आप चाहे और समझ लीजिएगा कि इकोटोन में पाई जाने वाली जो जैव विविधता है, इकोटोन क्या है, जहां दो समुदायों का मिलन होता है उस क्षेत्र को इकोटोन कहा जाता है, और उसमें पाई जाने वाली जैव विविधता की परिघटना एज इफेक्ट, एज प्रभाव कहलाती है, एज इफेक्ट कहलाती है। पृथ्वी पर अधिकतम प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है? जी हाँ, पृथ्वी पर अधिकतम प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है? समुद्री शैवालों के द्वारा, वृक्षों के द्वारा, घास पर्तन के द्वारा या डाइटम के द्वारा। देखिए, यदि ऐसा प्रश्न परीक्षा में आपके आ जाए और आपका ध्यान कैसे जो है किस ऑप्शन की ओर होगा, तो ध्यान रखिए डाइटम राइट आंसर है। डाइटम प्रकाश संश्लेषण, देखिए पृथ्वी पर अधिकतम प्रकाश संश्लेषण होता है डाइटम के द्वारा। अब डाइटम क्या होता है इसको भी समझ लीजिए। ध्यान रखिए, समुद्र में पाए जाने वाले छोटे जीव जंतु, जी हाँ, समुद्र में पाए जाने वाले छोटे जीव जंतु, ठीक है, शैवालों की तरह दिखने वाले, उसी को ही डाइटम कहा जाता है, जो पृथ्वी पर सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भाग लेते हैं। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है कि पेड़ पौधों में घायल हार्मोन क्या कहलाता है? पेड़ पौधों में घायल हार्मोन को ट्राउमेटिन कहा जाता है। जी हाँ, घायल हार्मोन, ऐसे प्रश्न बहुत अधिक परीक्षा में पूछाते हैं कि पेड़ पौधों में घायल हार्मोन क्या कहलाता है? ट्राउमेटिन कहलाता है।
और अगला प्रश्न है कि पौधों में वृद्धिजनक हार्मोन कहलाता है। पौधों में वृद्धिजनक हार्मोन ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है या ए व बी दोनों हैं। तो ध्यान रखिए ऑक्सिन व जिब्रेलिन दोनों ही वृद्धिजनक हार्मोन हैं। ऑक्सिन भी जिब्रेलिन भी पेड़ पौधों में वृद्धिजनक हार्मोन है। मगर यदि अलग से प्रश्न पूछ ले कि बोने पौधे की वृद्धि के लिए, जी हाँ, बोने पौधे की वृद्धि के लिए केवल जिब्रेलिन सहायक होता है। बोने पौधे की वृद्धि के लिए केवल जिब्रेलिन सहायक होता है, वैसे दोनों ही क्या है, वृद्धिजनक हार्मोन है। अगला प्रश्न है कि पौधों में कौन सा हार्मोन वृद्धि को रोकता है। जी हाँ, कोई ऐसा भी हार्मोन होता है कि वो नहीं चाहता है कि पौधे में वृद्धि हो, तो पौधों की वृद्धि रोकने वाला हार्मोन एब्सिसिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। एब्सिसिक अम्ल के नाम से जाना जाता है जो पौधों की वृद्धि को रोकता है। तो ध्यान रखिए कुछ ना कुछ एब है इसमें, तो एब्सिसिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। और अगला जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पौधों में कोशिका विभाजन के लिए क्या सहायक है, एथिलीन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन या जिब्रेलिन। तो कोशिका विभाजन, जी हाँ, पौधों में कोशिका विभाजन के लिए साइटोकाइनिन, जी हाँ, साइटोकाइनिन सहायक होता है। एक हार्मोन होता है साइटोकाइनिन और उसी के द्वारा पौधों में कोशिका विभाजन होता है। जी हाँ, कोशिका विभाजन होता है। तो यदि आपने जो है सारी की सारी जो है श्रृंखला अच्छी लगी हो तो कृपया जो है वीडियो को लाइक कीजिएगा और पर्यावरण की जो है सारी की सारी जो है आप सीरीज, जितनी भी आप सीरीज जो है रिलीज होगी, सभी को जो है अच्छी तरीके से देखिएगा, एक एक पॉइंट को समझिएगा और स्क्रीनशॉट से आप नोट्स बना सकते हो। धन्यवाद।